Hello students, a warm welcome to Obsession. Today we will discuss about current affair of March week 4. आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्च वीक 4 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। अच्छे तरीके से आपको देखना है, समझना है और सारी जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके साथ आप लोगों को दी जा रही है, जो प्रीवियस मंथ से कनेक्ट करती हुई सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जो इसके साथ दी जा रही है, उसे भी आपको अच्छे तरीके से देखना है और समझना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को अपने फर्स्ट न्यूज के साथ। और आज का हमारा पहला न्यूज आता है ये, द 4th एडिशन ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फॉर्म। सभी को पता है SCO, जानते हैं सर, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम से पता चल रहा है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर शंघाई में होगा, बट नहीं, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। कहां पर है? बीजिंग चाइना के अंदर इसका हेडक्वार्टर। देखो नाम से लग रहा है शंघाई, क्योंकि नाम में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है SCO, लेकिन हेडक्वार्टर शंघाई में नहीं है। हेडक्वार्टर कहां पर है? बीजिंग में है। ठीक है, पता चल गया। SCO के अंदर कितने मेंबर कंट्री आते हैं? 8 मेंबर कंट्री आते हैं। SCO कब बना था? 2001 में बना था। कौन सा देश? SCO 2001 में बनाया गया था। ठीक है, उसके साथ साथ अब बात क्या चल रही है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 4th एडिशन की स्टार्टअप फोरम की मीटिंग कहां पर हुई? स्टार्टअप फोरम की मीटिंग जो हुई वो नई दिल्ली के अंदर हुई है। तो याद रखिएगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्टार्टअप फोरम की मीटिंग जो है वो कहां पर हुई है? तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्टार्टअप फोरम की मीटिंग इंडिया के अंदर नई दिल्ली के अंदर हुई है। क्लियर हो गई बात? चलिएगा, उसके बाद अगर बात करें, यहां पर बात किसकी चल रही है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। तो यहां पर आपको दिख रहे हैं कितने मेंबर हैं? ठीक है सर, यहाँ पर आपने बताया इसके अंदर 8 मेंबर हैं, लेकिन एक नया भी बना था। मतलब आज की डेट में कितने हो गए? 9 मेंबर हो चुके हैं। किसमें? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। 8 तो हो गए, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। उसके साथ नया मेंबर कंट्री कौन सा बना था? ये बना था ईरान। याद रखो, ईरान। ईरान बना 9th मेंबर कंट्री किसका? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। तो अब मैं ये लिख सकता हूं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 8 नहीं, कितने मेंबर हैं? 8 नहीं, इसके अंदर टोटल जो मेंबर हैं वो 9 मेंबर्स हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके स्टार्टअप फोरम की मीटिंग कहां पर हुई? नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहां पर है? बीजिंग चाइना में। कब बना था? 2001 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। क्लियर हो गई बात? और अभी हाल ही में अप्रैल की बात चल रही है, अप्रैल में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग अभी कहां पर हुई? कजाकिस्तान में। अप्रैल के जब करंट अफेयर पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को ये वाली बात दोबारा रिवाइज करवाऊंगा, क्योंकि अप्रैल के हम पढ़ तो मार्च के रहे हैं, समझ में आ गई ना? तो मार्च के करंट अफेयर में आगे का मैंने बता दिया है, बट डोंट वरी, ताकि आपको याद रहे बस इतना सा। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग कहां पर हुई? कजाकिस्तान के अंदर हुई। तो याद रख लो, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की डिफेंस मिनिस्टर वाली मीटिंग कजाकिस्तान में। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 9th मेंबर कंट्री ईरान बना। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में बना, हेडक्वार्टर बीजिंग में है। इसकी स्टार्टअप फोरम की मीटिंग नई दिल्ली के अंदर हुई। स्टार्टअप फोरम की मीटिंग नई दिल्ली में हुई। क्लियर है? किसके बारे में बात चल रही थी? SCO। ठीक है, ये था हमारा पहला न्यूज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर, और नेक्स्ट न्यूज आता है इलेक्शन कमीशन। ये बार बार इलेक्शन कमीशन आ रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया इलेक्शन चल रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन हर बार बताऊंगा ही बताऊंगा, पुराने वाले रिवाइज करवाता हुआ। अब इलेक्शन कमीशन ने एक नई ऐप लॉन्च कर दी जिसका नाम है सक्षम ऐप। अभी थोड़े दिन पहले KYC ऐप लॉन्च करी थी, याद है? नो योर कैंडिडेट।
जिसमें क्या कह रहे थे कि आपके जो कैंडिडेट का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, उसको चेक करने के लिए वोट देने से पहले चेक कर लो जिसको आप वोट दे रहे हैं उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। उसके लिए KYC ऐप शुरू करी थी, नो योर क्लाइंट। अब एक और शुरू कर दी, सक्षम ऐप। किसने? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सक्षम ऐप शुरू करी। किसके लिए? पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए, ताकि वो आसानी से पोलिंग स्टेशन तक पहुंच जाएं जिनकी एज 85 ईयर से ऊपर है, या जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है जिनकी डिसेबिलिटी 40% से ज्यादा है, वो आसानी से वोट करने पहुंच जाएं। मतलब उनको घरों से ले जाकर पोलिंग स्टेशन तक छोड़ा जाएगा और फिर उनको वापस घरों तक पहुंचाया जाएगा। और अगर वो बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है कि वो पोलिंग स्टेशन तक जा सके, तो घर आकर उनको वोटिंग करवाई जाएगी। तो इसके लिए अभी सक्षम ऐप, कौन सी ऐप है? सक्षम ऐप। सक्षम ऐप अभी किसने शुरू करी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। किसके लिए? दिव्यांगों के लिए शुरू करी है। कौन से दिव्यांग? जो 40% से ज्यादा दिव्यांगों की कैटेगरी में आते हैं या जिनकी एज 85 ईयर से ऊपर है, ऐसे दिव्यांगों के लिए सक्षम ऐप की शुरुआत की है। उनके परिवार वाले सक्षम ऐप पर जाकर जो है वो उनकी बुकिंग कर सकते हैं, घर से आएंगे, उनको लेकर जाएंगे, वोटिंग करवाएंगे और वापस भी छोड़कर जाएंगे। तो ये सारी फैसिलिटीज इस सक्षम ऐप के थ्रू जो 85 ईयर से ऊपर के पर्सन हैं और 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी वाले पर्सन है, उनके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये सक्षम ऐप शुरू की है। ठीक है, पता चल गया कौन सी ऐप है? सक्षम ऐप। और ये तो पता ही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बैलेट पेपर से वोटिंग करने की एज कितनी कर दी है? 80 से बढ़ाकर 85, तीसरी चौथी बार पढ़ा रहा हूँ। स्वीप प्रोग्राम, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन किसने शुरू किया है? इलेक्शन कमीशन ने। इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। उनके नीचे 2 इलेक्शन कमिश्नर जयनेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू हैं, ये भी हमें पता है। नो योर कैंडिडेट नाम की एप्लीकेशन भी लॉन्च की थी कैंडिडेट का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने के लिए। हिमाचल प्रदेश में मिशन 414 शुरू किया था इलेक्शन कमीशन ने वोटर टर्नआउट रेशो को बढ़ावा देने के लिए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मेटा और गूगल दोनों के साथ हाथ मिलाया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वो अपना कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी ना हो सके इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शीतल देवी जो एक एशियन पैरा गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जीत कर आई हैं, उनको बनाया है नेशनल पर्सन विद डिसेबिलिटी आइकन। नेशनल पर्सन विद डिसेबिलिटी आइकन बनाया है। तो ये सारे पुराने थे, ये भी पुराना न्यूज था, ये भी पुराना, ये भी पुराना, ये भी पुराना, ये भी पुराना, ये भी पुराना। उसके साथ साथ ये भी पुराना, सिर्फ एक नया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सक्षम ऐप की शुरुआत की है। क्लियर है? हाँ भाई, सारी बातें याद हो गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कौन सी ऐप की शुरुआत की है? सक्षम। चलिए अगले न्यूज पर चलते हैं। इसरो, सभी को पता है इसरो, एस सोमानाथन, है ना। तो अब बात चल रही है इसरो की। तो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को अभी हाल ही में मिला है क्या? हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस एविएशन वीक लैटुरेट अवार्ड फॉर द अचीवमेंट विद द हिस्टोरिक चंद्रयान मिशन। चंद्रयान मिशन की सफलता के कारण अभी हाल ही में हमारे देश के इसरो को यूएसए से एक माना ताना अवार्ड मिला है, जो यूएसए देता है एरोस्पेस इंडस्ट्री में बड़ी जो है अचीवमेंट हासिल करने पर। एरोस्पेस इंडस्ट्री में बड़ी अचीवमेंट हासिल करने पर यूएसए ने एक अवार्ड दिया, जिस अवार्ड का नाम क्या है? जिस अवार्ड का नाम है द एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड। द एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड अभी हाल ही में यूएसए ने दिया है। किसको दिया है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को दिया है। क्लियर है? चलिएगा, अब ये लेने के लिए इसरो के चेयरमैन एस सोमानाथ तो गए नहीं, लेकिन वहां पर यूएसए के अंदर जो इंडिया की डेप्यूटी एम्बेसडर बैठी थी, डेप्यूटी एम्बेसडर जिनका नाम क्या था? श्रीप्रिया।
श्री प्रिया वहां पर चली गई इस अवार्ड को लेने के लिए। तो याद रखिएगा, श्री प्रिया ने इस अवार्ड को अचीव किया है। वैसे तो अचीव इसरो ने किया है, लेकिन इसरो के बिहाफ पर इंडिया की ओर से डेप्यूटी एम्बेसडर जो यूएसए में बैठी थी, जिनका नाम श्री प्रिया रंगानाथन था, श्री प्रिया रंगानाथन ने इस अवार्ड को रिसीव किया है इसरो के बिहाफ पर। क्लियर है, समझ में आ गया, इसरो को ये अवार्ड मिला है। बात किसकी चल रही है? इसरो। सर इसरो के बारे में और क्या क्या फेमस है? अभी हाल ही में इंटरनेशनल एरोनॉटिकल यूनियन ने अप्रूव किया नाम स्टेशन शिव शक्ति, जो नाम चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग पॉइंट था, चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर का लैंडिंग पॉइंट था, जिसको मोदी जी ने पहले ही नाम दे दिया था, 2023 में ही शिव शक्ति नाम दे दिया था, उसको अप्रूव भी कर दिया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने। एरोनॉटिकल नहीं है, एस्ट्रोनॉमिकल। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने शिव शक्ति स्टेशन, जहां पर हमारे विक्रम लैंडर जहां पर जिस प्लेस पर उतरा था, उस प्लेस का नाम स्टेशन शिव शक्ति अप्रूव भी कर दिया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने। क्लियर हो गई बात? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने हमारे जो विक्रम लैंडर जिस प्लेस पर वहां पर उतरा था मून पर, उस प्लेस का नाम शिव शक्ति अप्रूव भी कर दिया है, जो नाम पिछले साल नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। क्लियर है? क्या नाम है? शिव शक्ति, स्टेशन शिव शक्ति। ओके, अप्रूवल मिल चुका है। बात किसकी चल रही है? यहाँ पर देखो, आपको पता चला इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, बात चल रही है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है कहाँ पर? सर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है वो पेरिस फ्रांस में है, 1919 में बना था, 1919 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसने हमारे शिव शक्ति प्लेस को अप्रूव कर दिया है। ठीक है, उसके साथ और क्या चल रहा है इसरो के बारे में? स्पेस सेक्टर के बारे में मोदी जी ने कहा इंडिया प्लान कर रहा है अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने के बारे में। 2035 तक इंडिया खुद का अपना स्पेस स्टेशन बना लेगा, जिसका नाम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा। इंडिया अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना लेगा 2035 तक, जिसका नाम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा। उसके साथ साथ यहाँ पर चाइना ने भी एक नया सैटेलाइट छोड़ा है, जिसका नाम क्या है? युनही 3 नाम का एक नया सैटेलाइट किसने छोड़ा है? चाइना ने भी छोड़ा है। तो यहाँ पर एविएशन इंडस्ट्री, जो हमारी सैटेलाइट इंडस्ट्री है, उसके बारे में सारी बातें हमने करी। सबसे पहला बात की हमने, इसरो को एक अवार्ड मिला है यूएसए से, जिस अवार्ड का नाम क्या है? एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड, जो इंडिया के बिहाफ पर सुप्रिया रंगानाथन, जिन्होंने इंडिया के बिहाफ पर इस अवार्ड को रिसीव किया है। श्री प्रिया ने इसे अचीव किया है। श्री प्रिया हैं कौन? श्री प्रिया डेप्यूटी एम्बेसडर हैं इंडिया की यूएसए में। ठीक है, उसके साथ साथ शिव शक्ति नाम का जो पॉइंट है, जहां पर हमारा विक्रम लैंडर मून पर उतरा था, वो जो पॉइंट है, वो जो स्टेशन है, जिसका नाम पिछले साल नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया था, अब उस नाम को अप्रूव कर दिया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है क्या? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में काम करता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में पड़ता है। उसके साथ साथ अभी इंडिया ने बोला था कि इंडिया अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना लेगा 2035 तक, जिसका नाम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है। उसके साथ साथ चाइना ने भी अभी अपना सैटेलाइट छोड़ा है, जिसका नाम युनही 3 है। क्या नाम है? युनही 3। किसने छोड़ा है? चाइना ने। बस इतनी सी बातें आप लोगों को याद रखनी है। और चाइना की स्पेस एजेंसी तो तुम्हें पता है, चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? CNSA। सभी को पता है चाइना की स्पेस एजेंसी CNSA, इंडिया की इसरो, जापान की जाक्सा, रशिया की रोसकॉसमॉस है। हाँ भाई, ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों को पता है ना? सारी की सारी बातें ये रिलेट कर रही थी स्पेस सेक्टर से। आगे चलते हैं अगले न्यूज की ओर, और हमारा अगला न्यूज क्या आता है देखिएगा।
अगला न्यूज आता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की। अभी हाल ही में मीटिंग कहाँ पर हुई? जनेवा स्विट्जरलैंड में, जिसमें इंडिया की ओर से रिप्रेजेंट करने के लिए नीरज मित्तल गए, जो हमारे सेक्रेटरी हैं इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के। जो हमारे इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम नीरज मित्तल है, वो इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए गए, जो मीटिंग इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की मीटिंग है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की मीटिंग हुई कहां पर? जनेवा स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का हेडक्वार्टर भी कहां पर पड़ता है? जनेवा स्विट्जरलैंड में ही पड़ता है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसकी मीटिंग भी जनेवा स्विट्जरलैंड में हुई, जिसको अटेंड करने के लिए इंडिया की ओर से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के सेक्रेटरी नीरज मित्तल गए हैं। कहां पर गए थे? जनेवा स्विट्जरलैंड में। याद रहे, वेल एंड गुड, ना याद रहे कोई दिक्कत नहीं, वैसे याद रख लेना। मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ते हैं, जनेवा में पड़ते हैं मोस्ट। ठीक है, सारे नहीं कह सकता, मोस्टली। मतलब आंसर ना है तो आप लोग जनेवा स्विट्जरलैंड लगा सकते हैं। उसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर ये पता होना चाहिए इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन वाला भी जनेवा स्विट्जरलैंड में है, बस। ठीक है, चलिएगा आगे बात कर लेते हैं अगले न्यूज की। और अगला न्यूज आता है इंपॉर्टेंट, आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली हैज signed a MOU with the comptroller auditor general। कैग सभी को पता है, कैग। थोड़ी सी भी अगर पॉलिटी पता है तो आप लोगों को कैग के बारे में पता होगा। कैग क्या होते हैं? अच्छा, +2 में अगर बहुत सारों के पास कॉमर्स थी, आप में से सभी के पास ही मोस्टली कैग की बात चल रही है। कैग कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। हमारे देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसके अकाउंट्स की ऑडिट करने का काम, उसके अकाउंट्स की ऑडिट करने का काम किसका होता है? सर, अकाउंट्स की ऑडिट करने का काम होता है कैग का। कैग हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स की ऑडिट करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट की ऑडिट करता है कौन? कैग, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। वही कैग का जो ऑफिस है, उसने आईआईटी दिल्ली के साथ हाथ मिलाया है। क्यों मिलाया है वो देखते हैं। ऑफ इंडिया ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस एमओयू में क्या होगा? कैग और आईआईटी दिल्ली दोनों आपस में पार्टनरशिप कर रहे हैं, दोनों आपस में एक दूसरे का साथ देंगे। किस फील्ड में? एआई इन ऑडिट, मतलब ऑडिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाने के लिए। ऑडिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाने के लिए अभी हाल ही में कैग ने हाथ मिलाया है आईआईटी दिल्ली के साथ। आईआईटी दिल्ली कैग की हेल्प करेगा उनके ऑडिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज को बढ़ावा देने के लिए। तो अब डिपार्टमेंट की जो ऑडिट होगी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स से होगी। मतलब जो भी गड़बड़ी होने के चांसेस है और कम हो जाएंगे। ठीक हो गई बात? वैसे भी कम ही थे, लेकिन अब और कम हो जाएंगे जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके अंदर एंटर कर जाएगा। तो आईआईटी दिल्ली हेल्प करेगा हमारे देश के कैग डिपार्टमेंट की, हमारे देश के ऑडिट डिपार्टमेंट की। कैग वाला ऑडिट ही तो होता है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। उनकी हेल्प करने वाला है हमारे देश का आईआईटी दिल्ली। ठीक है, पता चल गया। अब आप बोलोगे सर ये इंडिया के कैग कौन है? मतलब ये जो कैग का ऑफिस है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का, इसके हेड कौन है? तो अगर मैं बात कर लेता हूँ इंडिया के कैग कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। याद रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू इंडिया के कैग हैं। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? ये इंडिया के कैग हैं। क्लियर है? चलिएगा, ये भी पता चल गया। अगले न्यूज की ओर चलते हैं। अगला न्यूज क्या आता है? अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। सभी को पता है। किसी को अमूल की फुल फॉर्म पता है? जब मैं कॉलेज में पढ़ता होता था तो कॉलेज में, हमारे कॉलेज में क्विज कंपटीशन हुआ, वहां पर पूछा अमूल की फुल फॉर्म बताओ। तो अब आप लोगों को पता है अमूल की फुल फॉर्म होती है आनंदा मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंदा मिल्क यूनियन लिमिटेड। चलो, आज पता चल गया अमूल की फुल फॉर्म भी है। अमूल जो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के अंदर आता है, विल स्टार्ट द फर्स्ट इंटरनेशनल ऑपरेशन इन यूएसए। हाँ भाई, अमूल यूएसए तक पहुंच चुका है। अमूल जो है अपने ऑपरेशन कहां पर स्टार्ट कर रहा है? यूएसए में स्टार्ट कर रहा है।
तो याद रखिएगा अमूल जो है अपने ऑपरेशन यूएसए में स्टार्ट कर रहा है। यूएसए की जो मिशिगन मिल्क प्रोड्यूसर एसोसिएशन है उसके साथ अभी हाल ही में हाथ मिलाया है। यूएसए के साथ हाथ मिलाया है किसने? अमूल ने। यूएसए की मिशिगन मिल्क प्रोड्यूसर एसोसिएशन के साथ हाथ मिलाया किसने? अमूल ने, ताकि अमूल अपना फ्रेश मिल्क लॉन्च कर पाए अमेरिका में। तो अब आने वाले टाइम में अमूल का जो फ्रेश मिल्क है अमेरिका में भी लॉन्च हो रहा है, अमेरिका तक भी पहुंचेगा हमारे इंडिया का अमूल। तो अब अमूल दूध पीता है इंडिया नहीं, अब आएगा अमूल दूध पीता है यूएसए भी, अमूल दूध पीता है थोड़े टाइम में वर्ल्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा अमेरिका के साथ हाथ मिलाया, अमेरिका की कंपनी मिशिगन मिल्क प्रोड्यूसर एसोसिएशन के साथ हाथ मिलाया है अमूल ने। ठीक है, तो अमूल अब आप लोगों को यूएसए में भी अपनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। ओके, और यहाँ पर दूध की बात चल रही है, डेयरी की, तो अब आप लोगों को पता है एनडीआरआई कहाँ पर है? एनडीआरआई सर, एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में पड़ता है। उसके साथ साथ हमें नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड भी पता है, ये कहाँ पर है? आनंद नाम की जगह गुजरात में, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, चलो, और उसके बाद मिल्क डे भी पता है, किसकी याद में मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है वर्गीस कुरियन जी की याद में। कौन सा डे? मिल्क डे। सभी को पता है हमारे देश में वर्गीस कुरियन जी की याद में मनाया जाता है कौन सा डे? क्लियर हो गई बात? मिल्क डे मनाया जाता है। समझ आ गया? ठीक है, कब मनाया जाता है ये भी आप लोगों को क्लियर हो चुका है। जो मिल्क डे मनाया जाता है इंडिया में 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्लियर है? हाँ भाई, इसमें किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सी बातें आप लोगों को बताई हैं इंडिया के बारे में, अमूल के बारे में। चले आगे चलते हैं अगले न्यूज की ओर। अगला न्यूज आता है IRDAI। सभी को पता है IRDAI क्या है? हमारे देश में इंश्योरेंस कंपनी का रेगुलेटर, जैसे बैंक का रेगुलेटर RBI, इंश्योरेंस का IRDAI, वैसे ही शेयर मार्केट का SEBI। ठीक है, अब IRDAI ने क्या कर दिया? IRDAI ने अप्रूव किया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बीमा सुगम। बीमा सुगम नाम का एक इंश्योरेंस मार्केट प्लेस है, उसको लाइसेंस दे दिया, उसको अप्रूवल दे दी। ये कंपनी की तरह काम करेगा। एक एप्लीकेशन होगी, जिस एप्लीकेशन के थ्रू आपका इंश्योरेंस सारा का सारा सिंप्लीफाई होकर आपके सामने होगा। जैसे आपको इंश्योरेंस खरीदना है, इंश्योरेंस बेचना है, इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज पॉलिसी के बारे में जानना है, सेटलमेंट क्लेम के बारे में जानना है, तो आप बीमा सुगम नाम की आसानी से एक कंपनी अपनी ऐप बनाएगी। तो इस ऐप के थ्रू सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप एक ही प्लेटफॉर्म पर ले सकते हैं। इसका मेन मोटिव है 2047 तक इंडिया में इंश्योरेंस को सभी लोगों तक पहुंचा देना। नेचुरली बात है, इंश्योरेंस की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? पहली बात तो अभी तक बहुत सारे इंडिया का मोस्ट ऑफ द सेक्शन है सोसाइटी का जो इंश्योरेंस के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो आने वाले टाइम का सबसे बड़ा सेक्टर है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस सेक्टर के साथ कनेक्ट ना होने का रीज़न है लोगों के अंदर इसके प्रति अवेयरनेस ना होना। तो लोगों को इंश्योरेंस के प्रति अवेयर करवाना, क्या क्या इंश्योरेंस के फायदे होंगे, इसको कैसे खरीदा जाना है, इसको कैसे बेचा जाना है, इसमें जो क्लेम मिलना है तो क्लेम की सेटलमेंट कैसे होनी है, ये सारी चीज़ों के बारे में IRDAI ने अभी हाल ही में अप्रूवल दिया है एक कंपनी को। कंपनीज एक्ट के थ्रू एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, जिसका नाम क्या है? बीमा सुगम। क्या नाम है? बीमा सुगम। इसको अभी हाल ही में अप्रूवल मिला है, बीमा सुगम। ठीक है, सुगम मतलब कन्वीनियंट, नाम से पता चल रहा होगा, बीमा सुगम। ओके, IRDAI ने अप्रूवल दे दिया। IRDAI सभी को पता है इंश्योरेंस का रेगुलेटर है। इसका हेडक्वार्टर ना दिल्ली ना मुंबई, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन है देबाशीष पांडा। IRDAI का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, चेयरमैन कौन है? देबाशीष पांडा। समझ में आ गया? IRDAI के बारे में दोबारा सुन लो। चेयरमैन है देबाशीष पांडा, हैदराबाद में हेडक्वार्टर है। बीमा सुगम एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, उसको अप्रूवल दे दी है IRDAI ने। चलो अगले न्यूज पर चलते हैं। आज का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज,
आज का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, एबल प्राइज। कौन सा अवार्ड है? एबल। एबल अवार्ड क्या होता है? मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाने वाला एक माना ताना अवार्ड, जिस अवार्ड का नाम है एबल प्राइज, जिसको नॉर्वे देता है। कौन देता है? नॉर्वे। नॉर्वे देता है, और ये मिला है अभी हाल ही में फ्रांस के मैथमेटिशियन, जिनका नाम क्या है? माइकल तालाग्रैंड। माइकल तालाग्रैंड को अभी हाल ही में मिला है मैथमेटिक्स का सबसे माना ताना अवार्ड, जिस अवार्ड का नाम है एबल अवार्ड, एबल प्राइज। देता कौन है? नॉर्वे। याद रखो, बहुत ही मानी तानी रकम, 7.5 मिलियन नॉर्वे करोना इसमें मिलते हैं। नॉर्वे की करेंसी है ना, ठीक है, क्रोनर। नॉर्वे की क्रोनर जो करेंसी है वो इसमें मिलती है। तो ये पता चल चुका है इस बार ये 27th दिया गया है, 27th रिसिप्टेंट है, जिनका नाम क्या है? माइकल तालाग्रैंड, GRAND, माइकल तालाग्रैंड। माइकल तालाग्रैंड को कौन सा अवार्ड मिला है? एबल अवार्ड। एबल अवार्ड सीधा सीधा आ सकता है कौन से फील्ड में दिया जाता है? आपका आंसर है मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है। कौन सा अवार्ड है? एबल अवार्ड। एबल अवार्ड किस फील्ड में मिलता है? मैथमेटिक्स की। और मैथमेटिक्स की फील्ड में पूरे वर्ल्ड में 3 ही अवार्ड है माने ताने। याद रखो, मैथमेटिक्स के फील्ड में एक तो हो गया एबल अवार्ड, उसके साथ साथ एक है रामानुजन प्राइज। अरे रामानुजन प्राइज सभी को पता होगा। रामानुजन कौन थे? ये रामानुजन, अरे रामानुजन वही जिनकी याद में मनाया जाता है मैथमेटिक्स डे, फादर ऑफ मैथमेटिक्स इन इंडिया। सभी को पता होगा फादर ऑफ मैथमेटिक्स इन इंडिया कौन थे? सर, फादर ऑफ मैथमेटिक्स इन इंडिया जो माने जाने कहे जाने वाले थे, जिनका नाम क्या है? सभी को पता होना चाहिए। फादर ऑफ मैथमेटिक्स कौन है? रामानुजन। रामानुजन की याद में मनाया जाता है हमारे देश में मैथमेटिक्स डे। कौन सा डे मनाते हैं? मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है, मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है ये भी पता होना चाहिए। अब अगर मैं बात कर लेता हूँ, ये हमारा इंडिया के मैथमेटिक्स डे की बात करूँ, तो इंडिया का जो मैथमेटिक्स डे है वो मनाया जाता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को मनाया जाता है किसकी याद में? रामानुजन जी की याद में मनाया जाता है। और रामानुजन जी की याद में कौन सा अवार्ड मिलता है? सशस्त्र रामानुजन प्राइज। सशस्त्र रामानुजन प्राइज, सशस्त्र रामानुजन प्राइज। क्लियर हो गई बात? तो रामानुजन फादर ऑफ मैथमेटिक्स इन इंडिया, ठीक है। मैंने 2 अवार्ड हो गए, कौन कौन से? एबल अवार्ड मैथमेटिक्स, रामानुजन प्राइज मैथमेटिक्स, और तीसरा सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा, जिसको नोबल भी कहा जाता है मैथमेटिक्स का। वैसे मैथमेटिक्स में अगर मैं बात कर लेता हूँ, नोबल नहीं है, लेकिन कहा जा सकता है नोबल जैसा ही अवार्ड का नाम है फील्ड मेडल। याद रख लेना। तो यहाँ पर आपको पता चला फील्ड मेडल, क्या नाम है? फील्ड मेडल। तो एक तो हो गया फील्ड मेडल, दूसरा है रामानुजन प्राइज, और तीसरा कौन सा है हमारा? एबल अवार्ड। ये तीनों के फील्ड में दिए जाते हैं, मैथमेटिक्स के फील्ड में दिए जाते हैं। ये जो फील्ड मेडल है ये तो 4-4 सालों के बाद दिया जाता है, जिस कारण से इसको नहीं पढ़ना है ज़्यादा। ये फील्ड मेडल 4-4 सालों के बाद मिलता है, इसीलिए लास्ट में 2022 में मिला था, 2026 में जाएगा, ठीक है। रामानुजन प्राइज, एबल अवार्ड। एबल अवार्ड, रामानुजन प्राइज, फील्ड मेडल, ये तीनों के तीनों मैथमेटिक्स में दिए जाते हैं। फील्ड मेडल को मैथमेटिक्स का नोबल भी कहा जाता है। फील्ड मेडल को मैथमेटिक्स का नोबल भी कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? तो मैथमेटिक्स के बारे में क्या क्या पता चला? एक तो पता चला एबल अवार्ड, जो किसे मिला है? माइकल तालाग्रैंड को। माइकल तालाग्रैंड को दिया गया है, कौन से देश के हैं माइकल तालाग्रैंड? फ्रांस के हैं, ओके। उसके साथ सशस्त्र रामानुजन प्राइज, उसके साथ साथ फील्ड मेडल, उसके साथ साथ मैथमेटिक्स डे सभी को पता चला 22 दिसंबर। अब ये भी बताया 22 दिसंबर को मनाया जाता है रामानुजन जी की याद में। रामानुजन जी की याद में 22 दिसंबर को मनाया जाता है कौन सा डे? मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। क्लियर है? एक एक पॉइंट आप लोगों को आराम आराम से बता रहा हूँ, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आराम आराम से चीज़ों को देखो और समझो, ठीक है। चले फिर अगले न्यूज़ की ओर चलिएगा। अगले न्यूज़ की ओर चलते हैं, और हमारा अगला न्यूज़ आता है ये।
इंडिगो, नाम सभी ने सुना होगा इंडिगो। इंडिगो जो इंडिया की लीडिंग कैरियर है, अभी हाल ही में इसे एयरलाइंस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024 में, एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024 में ये जो सेरेमनी हुई वो ग्रीस में हुई एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड की, जिसमें इंडिया की लीडिंग जो कैरियर कंपनी है जिसका नाम इंडिगो है, इंडिगो बनी है एयरलाइन ऑफ द ईयर। इंडिगो क्या बनी है? एयरलाइन ऑफ द ईयर। एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? इंडिगो को मिला है। बस याद रखिएगा। एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? इंडिगो को दिया गया है। ठीक है, बस अब यहाँ पर एयरलाइन के बारे में और क्या चल रहा था सर? विंग्स इंडिया भी तो हुई थी अभी, एविएशन इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी समिट विंग्स इंडिया। कहाँ पर हुई थी? हैदराबाद में। विंग्स इंडिया पुराना न्यूज़ है, हैदराबाद में हुई थी, जनवरी का न्यूज़ है। और ये अभी आपको मार्च का न्यूज़ है, इंडिगो को एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। बस इंडिगो को एयरलाइंस ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। आगे चलते हैं अगले न्यूज़ की ओर। अगला न्यूज आता है नवीन जिंदल जी के बारे में। नवीन जिंदल अभी हाल ही में बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन। इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? नाम है नवीन जिंदल। नवीन जिंदल, जिंदल स्टील के मालिक नवीन जिंदल। ठीक है, नवीन जिंदल, जिंदल स्टील के मालिक, जिन्होंने झंडा फहराने का अधिकार दिलवाया था। अभी हाल ही में बहुत बड़ा केस उठा था। ठीक है, देखो इन्हीं के ही केस पर राइट टू डिस्प्ले द नेशनल फ्लैग ऑन ऑल डे। पहले क्या होता था? शाम को झंडे को झुकाना होता था, जहाँ पर भी झंडा लगा होता था। अब यहाँ पर पूरा का पूरा दिन ऑल डेज झंडे को लगाया जा सकता है। ये दिलवाने का अधिकार, ये लगवाने का अधिकार अभी हाल ही में दिलवाया था नवीन जिंदल जी ने। कोर्ट में केस डाला था इन्होंने। ठीक है, तो अब पता चला है हमारे देश के नवीन जिंदल जो बहुत बड़े माने ताने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये बने हैं प्रेसिडेंट इंडियन स्टील एसोसिएशन के। इंडियन स्टील एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने हैं नवीन जिंदल। ठीक है, ये पता चल गया। बात किसकी चल रही है? स्टील की। और स्टील सिटी ऑफ हरियाणा किसको बोला जाता है? हिसार को। हिसार में कुछ बना था सर। एक तो स्टील सिटी ऑफ इंडिया भी देख लेते हैं। स्टील सिटी ऑफ इंडिया कौन सी है? जमशेदपुर। जमशेदपुर को बोला क्या जाता है? स्टील सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसके साथ साथ स्टील सिटी ऑफ हरियाणा के अंदर बनाया गया था पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो बनाया गया था वो इनोग्रेट किया गया था। ये कहाँ पर? हरियाणा के हिसार में। हरियाणा के हिसार में बना था स्टील सिटी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। ग्रीन पहला जिंदल स्टील्स का स्टेनलेस का ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। ओके, जिंदल स्टेनलेस फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कहाँ पर बना था? हरियाणा के हिसार में बनाया गया था। ठीक है, ये स्टील के बारे में पता चल गया ना। ठीक है, स्टील, इंडियन स्टील एसोसिएशन के नवीन जिंदल बने हैं। ठीक है, जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है और हरियाणा की स्टील सिटी हिसार में पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जिंदल स्टील का लगाया गया था। ओके, ये भी पता चल गया। अगले न्यूज पर चलते हैं। अगला न्यूज आता है पुर्तगीज प्रेसिडेंट ने अभी हाल ही में अपॉइंट किया, क्या अपॉइंट किया? प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया। पुर्तगाल के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए हैं जिनका नाम लुइस मॉन्टीनिग्रो। बने हैं अभी हाल ही में कौन से देश के? पुर्तगाल के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करवाया। प्रेसिडेंट कौन है? रिबेलो। प्रेसिडेंट है रिबेलो डी सोसा ने अभी हाल ही में लुइस मोंटीनिग्रो को अपॉइंट करवाया है। कहाँ? पुर्तगाल का नया प्राइम मिनिस्टर। तो पुर्तगाल के नए प्राइम मिनिस्टर मोंटी, याद रख लो बस, मोंटी। पुर्तगाल के नए प्राइम मिनिस्टर मोंटी। पुर्तगाल मोंटी बने हैं। ठीक है, उसके साथ साथ अभी हाल ही में ये देखिएगा बने हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए डायरेक्टर जनरल, जिनका नाम क्या है? सदानंद वसंत।
सदानंद वसंत नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, नेशनल एनआईए है ना, एनआईए सभी को पता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए डायरेक्टर जनरल, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए डायरेक्टर जनरल कौन बनाए गए हैं, जिनका नाम है सदानंद वसंत। सदानंद वसंत बने हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए डायरेक्टर जनरल, ठीक है। और उसके साथ साथ अभी डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ के, एनडीआरएफ के नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के कौन बने हैं, पीयूष आनंद। पीयूष आनंद बने हैं एनडीआरएफ के नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के। ये हो गई अपॉइंटमेंट्स, दोबारा सुनो। सबसे पहले तो एक अपॉइंटमेंट हुई, प्राइम मिनिस्टर बने पुर्तगाल के, जिनका नाम क्या है, मोंटी, ठीक है। उसके साथ साथ एनआईए के बने सदानंद वसंत। उसके साथ बने एनडीआरएफ के नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के, जिनका नाम क्या है, पीयूष आनंद। क्या नाम है, पीयूष आनंद। क्लियर है, चलिए तो ये पता चल गया। आगे बात करते हैं, हरियाणा ने जीता ओवरऑल टीम चैंपियन किसमें, थर्ड बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में, ठीक है। थर्ड बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में बॉयज और गर्ल्स दोनों कैटेगरी में हरियाणा जो रही है टीम चैंपियन रही है। हरियाणा टीम टॉप पर रही है। जूनियर नेशनल चैंपियनशिप हुई जो थर्ड बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में हरियाणा की बॉयज की और हरियाणा की गर्ल्स की ओवरऑल टीम चैंपियन रही है। बॉयज में भी गर्ल्स में भी ओवरऑल टीम चैंपियन थर्ड बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में हरियाणा ने टॉप किया है। उसके साथ साथ इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली बिकम द फर्स्ट इंडियन। विराट कोहली बने हैं पहले इंडियन जिन्होंने 12,000 रन पूरे किए हैं टी20 फॉर्मेट में। टी20 फॉर्मेट में 12,000 रन पूरे करने वाले फर्स्ट इंडियन कौन बने हैं सर? फर्स्ट इंडियन जो बने हैं वो बने हैं विराट कोहली। विराट कोहली टी20 के इतिहास में 12,000 रन पूरा करने वाले बने हैं। और सेकंड नंबर पर कौन है? रोहित शर्मा, जिनके 11,156 हो चुके हैं। रोहित शर्मा सेकंड नंबर पर है। ये तो है इंडिया में। और वर्ल्ड में कौन है? वर्ल्ड में बात करें क्रिस गेल हैं जिनके 14,562 रन हो चुके हैं। 14,562 रन हो चुके हैं टी20 क्रिकेट के इतिहास में। तो इंडिया में टी20 में मैक्सिमम 12,000 रन पूरा करने वाले क्रिकेट प्लेयर विराट कोहली। वर्ल्ड में मैक्सिमम 14,562 रन पूरा करने वाले वो कौन है? क्रिस गेल है। वर्ल्ड में क्रिस गेल, इंडिया में विराट कोहली है। ठीक है, याद रखिएगा विराट कोहली ने 12,000 रन टी20 फॉर्मेट में पूरे किए हैं। उसके साथ साथ आगे बात करें, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री फार्मूला 1 रेस हुई। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री फार्मूला 1 रेस को किसने जीता? कार्लोस सेंज जो फरारी की गाड़ी चलाते हैं, कार्लोस ने जीता ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री। कौन सा ग्रैंड प्री? ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री। सभी को पता है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री है। और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री है। ग्रैंड प्री क्या होती है? फार्मूला 1 रेस होती है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ये वाला आबू धाबी ग्रैंड प्री, जिसको मैक्स वेरस्टप्पन ने जीता था, वो भी मैंने दोबारा डाल दिया है ताकि आप भूलो ना। आबू धाबी ग्रैंड प्री फार्मूला 1 रेस मैक्स वेरस्टप्पन ने जीती थी। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री फार्मूला 1 रेस कार्लोस सेंज ने जीती है। याद रखो, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री कार्लोस ने जीती है। आबू धाबी वाली किसने जीती थी? मैक्स वेरस्टप्पन ने जीती थी। ठीक है, और उसके साथ साथ डेज पर चलते हैं। वर्ल्ड मेटेओरोलॉजिकल डे। मेटेओरोलॉजिकल पता है ना, मौसम विज्ञान। ये मेटेओरोलॉजिकल डे मनाया जाता है 23 मार्च को, जिसका थीम एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन रखा गया है। वर्ल्ड मेटेओरोलॉजिकल डे। वर्ल्ड मेटेओरोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है? मौसम विज्ञान वाला 23 मार्च को मनाया जाता है। अब ना स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, एक मेटेओरोलॉजिकल एक मेट्रोलॉजिकल। मेट्रोलॉजिकल पता है? मेट्रोलॉजी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ मेजरमेंट। Study of measurement is called as a metrology and study of environment and nature is called as a meteorology. स्पेलिंग में देखो फर्क है, METEOROLOGICAL, meteorological।
मेटेओरोलॉजी मतलब मौसम विज्ञान वाला, मौसम विज्ञान वाला जो डे है वो होता है 23 मार्च को। और मेट्रोलॉजी, METRO, मेट्रोलॉजी द स्टडी ऑफ मेजरमेंट, वो वाला डे होता है हमारा 20 मई को। तो कंफ्यूज मत होना, 20 मई को होता है मेट्रोलॉजी द स्टडी ऑफ मेजरमेंट, एंड मेटेओरोलॉजी ये होता है स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट एंड नेचर। ये जो है ये डे 23 मार्च को मनाया गया, जिसका थीम एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन, एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन रखा गया। ठीक है। टीबी डे, ट्यूबरक्लोसिस, सभी को पता है ट्यूबरक्लोसिस, ये डे 24 मार्च को होता है, जिसका थीम यस वी कैन एंड टीबी, यस वी कैन एंड टीबी। और उसके साथ इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट 30 मार्च को मनाया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट 30 मार्च को। और उसके साथ साथ राजस्थान का स्टेटहुड डे भी 30 मार्च को होता है, राजस्थान का स्टेटहुड डे भी 30 मार्च को। ये चारों डेज देख लो। एक तो हमारा ये था, कौन सा था, मेटेओरोलॉजिकल डे 23 मार्च, उसके साथ साथ टीबी डे 24 मार्च, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट 30 मार्च, एंड राजस्थान का फॉर्मेशन डे 30 मार्च। क्लियर है? ये सारे डेज थे जो हमारे मार्च के वीक 4 से थे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में अप्रैल वीक 1। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अच्छे तरीके से इसको देखिएगा, समझिएगा। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे अप्रैल वीक 1 के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल। मिलते हैं नए सेशन के साथ। थैंक्स टू ऑल।